नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम अपनी सेकंड क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम सारे जितने भी एग्जाम हो रखे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और इसमें कुछ एसएससी के क्वेश्चंस भी हैं जो आपको लास्ट में तक वीडियो देखने में पता चलेगा। ये आज हमारी सेकंड क्लास है, इससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास थी। आपको हर ये टोटल 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और उसके बाद आपको खुद में रियलाइज होगा कि आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टूडेंट ने कल क्लास ली होगी वो जानता होगा इस क्लास में कितना इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम देखो जितने भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे उनकी तो बात करेंगे ही, उनसे ही रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं वो सब हम इसमें बात करेंगे उसके बारे में। और कुछ टॉपिक की हम ट्रिक हैं वो भी इस वीडियो में बात करेंगे और जो याद होने करने के तरीके हैं उसके बारे में बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन हैं इसमें टोटल। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि वीडियो के लास्ट में है, जिसका आप जब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, लेकिन उन 20 क्वेश्चन के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको सोल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी अन्य टॉपिक पर क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। और आपको क्वेश्चंस का जवाब जो देना है उसका क्वेश्चन नंबर डालना है पहले, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो भी होगा ए बी सी डी जो भी है तो उसका ऑप्शन आपको इस तरीके से डालना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय में निम्न में से, यहाँ पर से आएगा, निम्न में से किस मिशन के संस्थापक थे। यानी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कौन सा मिशन की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी है आर्य समाज, ऑप्शन डी है चिन्मय समाज, चिन्मय मिशन, ठीक है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। नहीं जानते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ब्रह्म समाज, यानी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखो प्रश्न का आपको सही से पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्रश्न का उत्तर सही आता है लेकिन हम प्रश्न सही नहीं पढ़ने के कारण अपना आंसर गलत कर लेते हैं। तो अपना प्रश्न भी सही से पढ़ें, ठीक है, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। तो इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य है कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसमें एक राज्य ऐसा होगा जिनसे कर्क रेखा नहीं गुजरती होगी, बाकी 3 ऐसे राज्य होंगे जिनसे कर्क रेखा गुजरती होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका जवाब जो होगा सही वो होगा ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उनमें मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है और राजस्थान से भी गुजरती है। तो चलिए अब हम पहले कर्क रेखा के बारे में ट्रिक को देखते हैं और कर्क रेखा से कितने राज्य होकर के गुजरते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कर्क रेखा के बारे में देखें कि कर्क रेखा से कितने राज्य होकर के गुजरते हैं, यानी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अगर हम बात करें तो जिसमें पहले ट्रिक को देखते हैं, उसके बाद आपको मैं याद कराऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टॉपिक इस वीडियो में कराए जाएंगे वो सब यहीं पर याद कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो कर्क रेखा से जितने कर्क रेखा जितने राज्यों से होकर के गुजरती है उसकी ट्रिक होगी मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। अब मैं इसको आपको एडजस्ट करना सिखाऊंगा कि आपको किस शब्द से किस शब्द को जोड़ना है, ठीक है। तो मित्र में आएगा पहले मिजोरम, फिर सेकंड आएगा त्रे से त्रिपुरा और पै से पश्चिम बंगाल और रे से राजस्थान, गे से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, झे से छत्तीसगढ़। आप देखो छः छः इसे छः पढ़ोगे ना तो छत्तीसगढ़ आपको खुद ही याद हो जाएगा, और झा से झारखंड, ठीक है। यानी कि मैं आपको एक बार और बताता हूँ, जो कर्क रेखा है कर्क रेखा से किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है उसकी ये ट्रिक है। यानी कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है उसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, तो मित्र में से मैं जो आएगा वो मिजोरम के लिए आएगा, मित्र में से त्रय जो है वो त्रिपुरा के लिए आएगा, और पर में से पे पश्चिम बंगाल के लिए आएगा, और पर में से रे राजस्थान के लिए आएगा, गमछा में गे जो है वो गुजरात के लिए है, गमछा में मैं जो है मध्य प्रदेश के लिए है, और छः जो है गमछा में वो है छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट झार, झार से आप झारखंड याद कर सकते हैं। तो टोटल कितने राज्य से होकर के गुजरती है, अब इस आप यहीं से काउंट भी कर सकते हैं। मैं त्रै पे रे गमछा में 3,
इसी से मैं याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ और आपको राज्य के नाम भी बता रहा हूँ। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी टोटल कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसकी ट्रिक मैंने बताई, मित्र पर गमछा झाड़। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, और सारी ट्रिक भी देखेंगे, मानक रेखा के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जामों में देखने को मिला, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, तो इसलिए मैं लेकर के आया। और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पिछले एग्जामों में बने हैं या बनने की संभावना है, वो सब अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए है मसूरी, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है लखनऊ। ठीक है, इसके बाद आप कहेंगे तो मैराथन क्लास भी आपके लिए शेड्यूल कर दी जाएगी, तो आप बता देना अगर मैराथन क्लास चाहिए आपको कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस की। तो चलिए अब आप इसका आंसर बताएं कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ, यानी लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। तो चलिए अब हम और भी जितने इस ऑप्शंस और दे रखे हैं उनके बारे में जानें, और जो अन्य हो जो एग्जामों में आ रखे हैं उनके बारे में भी, और या जिनकी आने की संभावना है उसके बारे में भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ स्थान और उनके उपनाम के बारे में देखें जो एग्जाम में आ रखे थे, वही यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। जैसे कि पहला देखेंगे हम कानपुर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। सेकंड जयपुर, जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आई थिंक आपने अगर एग्जाम दिए होंगे या प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको 100% देखने को मिलेंगे, और कुछ जिनकी संभावना है वो भी आपको इस क्लास से मिल सकते हैं एग्जाम में। पुडुचेरी को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है, और प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। मुदेरू को त्योहारों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। यहाँ पर रह टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रह है, आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, यानी कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर, और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखा है। और कानपुर और अहमदाबाद दोनों ही कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आप कानपुर का देख सकते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो कानपुर को कहा जाता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये तरीका आपको कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब हमारा जो फोर्थ प्रश्न है वो ये है कि भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका प्रश्न का कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती थी, वो टोटल मैंने बताया 8 राज्यों से होकर के गुजरती थी। ठीक है, और किन किन राज्यों से होकर के गुजरती थी मैंने वो भी बताया, और ट्रिक भी बताई, उसे याद करने का तरीका भी बताया, और गिनने का तरीका भी बताया कि अगर आप भूल जाएं तो आप उस ट्रिक से ही हिसाब लगा सकते हैं कि कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इसी तरह का ये प्रश्न है कि भारतीय मानक रेखा जो है कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो कमेंट में आप इसका जवाब दें। और ये क्लास हर रोज 8 बजे मिलती है। अगर आप इसका टाइम अगर शेड्यूल कुछ और कराना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर किसी और टाइम चाहते हैं तो वो आप बता देंगे, तो मैं उसी टाइम पर आपको क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वो होती है 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो देखो, कर्क रेखा जो होती है वो कर्क रेखा में भी हमने बात की। अब अगर हम इसकी भारतीय मानक रेखा की बात करें तो ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि नैनी से गुजरती है। अब 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्यों से गुजरती है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यूपी से गुजरती है। ठीक है, यूपी से, एमपी से, और छत्तीसगढ़ से। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर के मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक, यानी कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको
जो स्टेट का एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और जो 5 टॉपिक मैं अभी इसके कवर करूँगा, उसमें से आपको एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाएगा, चाहे तो आप कोई सा भी एग्जाम दें, वन डे एग्जाम। तो चलिए, प्रश्न है हमारा, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका ऑप्शन ए है नॉर्मन ई वोरलॉग, ऑप्शन बी है वी कुरियन, ऑप्शन सी है एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है बलवंत राय मेहता। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी नॉर्मन ई वोरलॉग, इसका ये आंसर होगा। यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन ई वोरलॉग है। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे। चलिए, अब हम 5 टॉपिक इससे रिलेटेड कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जितने भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हम इनके सारे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अब हम बात करते हैं ये जो हमने ऑप्शंस थे उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन, और जो क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है वो हम सारे क्वेश्चंस पे इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वी कुरियन साहब हैं, यानी भारत में श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन साहब हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन साहब हैं। और भारत में पंचायती राज के जनक, यानी कि भारत में पंचायती राज के जनक जो है ना, वो बलवंत राय मेहता हैं। इनसे रिलेटेड 5 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भीकाजी कामा को। ठीक है, ये अगर पांचों में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो इसमें ये आंसर होगा। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी जो है भीकाजी कामा कही जाती हैं। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग, ये आपको मैंने प्रश्न में कराई दिया। एक बार और बताता हूँ, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन साहब, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, और भारत में पंचायती राज के जनक जो हैं वो बलवंत राय मेहता हैं। भारतीय क्रांति की जननी जो है भीकाजी कामा है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ये तरीका आपको कैसा लगा है, इसके बारे में भी जरूर बताना आप। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि छठा प्रश्न है, कंप्यूटर में इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप बताएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप्स, और पोर्टेबल, ऑप्शन बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और ऑप्शन सी है पिक्चर नेटवर्क ग्राफिक्स, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखो, आंसर देने के ना कई तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि जिसका हमें आंसर बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ पता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम रूल ऑफ रिजेक्शन के हिसाब से भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि इस क्वेश्चन में 3 या 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो हो ही नहीं सकते। ठीक है, हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं, और कुछ ऑप्शन से हम ऐसा लगा लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये किसी और का आंसर है, ये किसी और का आंसर है, तो यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करें। तो चलिए, इसका आप आंसर बताएं, यानी कि पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो पीएनजी की फुल फॉर्म बताएं आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर जो होगा वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप्स। तो आप इसी तरीके से नेग्लेक्ट, आप रूल ऑफ रिजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को हटा करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको 100% श्योरिटी है किसी क्वेश्चन में, तो वो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो आप रूल ऑफ रिजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, अब अपना हम नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जिसमें है रेड क्लिप रेखा किस देश के बीच स्थित है? यानी रेड क्लिप रेखा जो है वो किस देश के बीच स्थित है? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी यूएसए और कनाडा, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। रेड क्लिप रेखा जो है वो किस देश के बीच स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत और पाकिस्तान, यानी रेड क्लिप रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में भी देखते हैं। ये जो बाकी सारे टॉपिक हैं इनके बारे में देखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बात करते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, अब हम एक एक करके इसे समझते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, देखो ट्रिक की अगर वीडियो हम इसमें अप्लाई करेंगे ना, ट्रिक बताएंगे ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप ट्रिक की वीडियो चाहेंगे तो मैं इन सब की मेरे पास ट्रिक है, मैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो मैं इसको आपको ट्रिक भी बना करके दे दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, फीडबैक तो आप अपना दिया करें। और आप इस टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। अगर आप और भी चाहते हैं तो वो भी बताएं। ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीट कराए जाएंगे, या आप कोई संशोधन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली जो रेखा यानी पहली सीमा रेखा जो है वो डूरंड रेखा,
ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डूरंड रेखा जो है वो किस किस देश के बीच आती है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आती है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच आती है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच आती है, जैसे कि अभी हमने प्रश्न में देखा कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच आती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच आती है, और डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आती है। देखो मैगी नोट, देखो कहीं कहीं मैंने कुछ एग्जाम में देखा कि मैजी नोट लिखा हुआ है और कहीं कुछ एग्जाम में लिखा है मैगी नोट, तो आप परेशान ना हो, आप मैजी नोट आए या मैगी नोट आए, दोनों ही एक ही रेखा है जो कि जर्मन और फ्रांस के बीच आती है, ठीक है। 38 समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच आती है, ठीक है। 49 समानांतर रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच आती है। सेकंड 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच आती है, ठीक है। और मेन रहीम रेखा जो है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेन रहीम रेखा की। ये मेन रहीम रेखा है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। एक बार और बताता हूं मैं आपको, डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा, जैसा कि अभी हमने प्रश्न में देखा कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। मेजी नोट या कहीं कहीं एग्जामों में आपको मैगी नोट, दोनों ही सही हैं, दोनों ही तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। मैजीनोड रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच आती है, या आप ऐसा कह सकते हैं मैगीनोड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच आती है। 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच आती है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच आती है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच आती है। और मेन रहीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच आती है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तो चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये, कि इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी तो पूछ ही लेती है, ठीक है। ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स-ली, और ऑप्शन बी है बिटन सर्फ, ऑप्शन सी है एलन ट्यूरिंग, और ऑप्शन डी है बिल गेट्स, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, नहीं जानते हैं तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी यानी बिटन सर्फ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कि 9 क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। यानी कि संपूर्ण भारत में निवास यानी कि रहने का और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संपूर्ण भारत में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। यानी संपूर्ण भारत में यानी पूरे भारत में निवास करने का और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है या निहित है। तो इसका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी जो है आंसर होगा, यानी कि 19 के तहत, यानी अनुच्छेद 19 के तहत हमें संपूर्ण भारत में निवास करने और बसने का अधिकार की बात करता है। अगर हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये उपाधियों की अंत की बात करता है, और अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता की अंत की बात करता है, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जो कि प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग आपात उपबंध से संबंधित है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, यानी भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग आपात उपबंध से संबंधित है। जिसका ऑप्शन ए है भाग 12, ऑप्शन बी है भाग 18, ऑप्शन सी है भाग 9 और ऑप्शन डी है भाग 19। जिसका ऑप्शन डी है भाग 19। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर होगा भाग 18, यानी भाग 18 में जो है आपात उपबंध की बात की गई है। तो चलिए अब हम इन सारे भागों के बारे में बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस वीडियो में हम पूरे विश्लेषण के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली तो रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे पीछे होकर के जरूर हो सकता है। तो इस वजह से इसमें हम विश्लेषण की बात करते हैं। तो चलिए अब हम अपना विश्लेषण देखते हैं, सारे भागों को देखते हैं।
तो चलिए अब हम इसमें जो बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट भाग के बारे में बात करेंगे। इसका जैसे कि भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय जो इम्पोर्टेंट हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो उनके बारे में बात करते हैं। भाग 1 की बात करें तो जो संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है, भाग 2 नागरिकता की बात करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे कभी-कभी शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन इसका भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। भाग 4 क्या सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मौलिक अधिकार की मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 संघ सरकार की बात करता है। भाग 6 राज्य सरकारों की बात करता है, ठीक है। और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। एक बार और देखते हैं इसे कि भाग 1 जो है ना वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 नागरिकता की बात करता है। भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य की बात करता है। भाग 5 संघ सरकार की बात करता है। भाग 6 राज्य सरकारों की बात करता है। भाग 7 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। भाग 9 की बात करें तो पंचायतों की बात करता है। भाग 9 में यानी पंचायत का विषय दे रखा है। और भाग 9 क में नगर पालिकाएं। भाग 9 ख ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 9 ख जो है सहकारी समितियां की बात करता है। और भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बात करता है। 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। 12 भाग वित्तीय संपत्ति समुदाय और बाद की बात करता है। अब भाग 12 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो आपने देखा होगा जो संपत्ति का अधिकार है वो भाग 12 में ही जोड़ दिया गया है 300 ए में, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में रिपीट पूछा ही जाता है कभी ना कभी, ठीक है। और 13वें भाग की बात करें तो राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। भाग 9 पंचायतों की बात करता है। भाग 9 क नगर पालिकाओं की बात करता है। भाग 9 ख सहकारी समितियों की बात करता है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात करता है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात करता है। भाग 12 वित्तीय संपत्ति समुदाय और बाद की बात करता है। भाग 13 भारत के क्षेत्र क्षेत्र राज्य क्षेत्र के भीतर यानी भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चौदह है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और 14 के अधिकरण की बात करता है। 15 निर्वाचन की बात करता है। 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात करता है। और 16 जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात करता है। 17 राज्य भाषा की बात करता है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। यूपीएसआई तो खास करके इस तरह के प्रश्न को जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, यूपीएसआई में। और आपको ये हिंदी विषय में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एसएससी ये यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई इसमें भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का अपने राज्य भाषा का जो वर्णन है वो किस भाग में दिया गया है, तो भाग 17 है, ठीक है। अगर 18 की बात करें तो आपात उपबंध जो कि हमारे प्रश्न में बात की गई थी, यानी भाग 18 जो है आपात उपबंध की बात करता है। भाग 19 प्रकीर्णन की बात करता है। और भाग 20 संविधान संशोधन की बात करता है। अगर आप इस स्लाइड में पूछेंगे कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन से हैं, तो भाग 1 18 आपात उपबंध हो गया और संविधान संशोधन हो गया और कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान हो गए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है 14वां भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। अगर 21 भाग की बात करें तो अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध की बात करता है। और 22 की संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। देखो 7वां भाग मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि ये निरस्त कर दिया गया, तो जनरली आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड है निरस्त कर दिया गया है, तो इसलिए मैं इसे लास्ट में रखा। बाकी जो और जो है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हमारा प्रश्न संख्या 11 जो कि यहाँ पर 10 टाइप हो गया है। प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न है कि किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, ये प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश के एग्जाम में उत्तर प्रदेश का जीके 100% आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। तो ऑप्शन ए है इसका लखनऊ, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है भदोही। यानी प्रश्न है किस शहर को कालीन का शहर कहा भी जाता है, ठीक है, शहर भी कहा जाता है। ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद,
ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है भदोई। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भदोई। तो चलिए अब हम अपने बाकी जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनके बारे में बात करते हैं। के बारे में आप जरूर बताएं कि ये तरीका आपको कैसा लगा, सही लगा या नहीं लगा, ठीक है। इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ रखे हैं उनके बारे में बात करें कि उत्तर प्रदेश के जिले और उनके उत्पादन। देखो जिन चीज का उत्पादन होता है उन्हीं के नाम पर उन्हीं के नाम पर बुलाया जाता है। जैसे कि भदोई में कालीन का उत्पादन होता है, तो इस तरीके से भी कहा जाता है कालीन का शहर, ठीक है। तो इसलिए भदोई कालीन का उत्पादन होता है। मेरठ में खेल सामग्री का उत्पादन होता है। मेरठ तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है खेल सामग्री के लिए, जैसे कि आप जानते हैं। फिरोजाबाद आपको कांच की उत्पादन यानी चूड़िया के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ में चिकनकारी का उत्पाद होता है। कानपुर में चमड़ा उद्योग का उत्पादन होता है। मुरादाबाद में पीतल का सामान या हस्तशिल्प, ठीक है। वाराणसी में बनारसी साड़ी और रेशमी साड़ी। देखो बनारस से आपको याद करने का तरीका बताऊं तो आपको भदोई कालीन तो रह जाएगा। मेरठ में खेलने का सामान मिलता है। और फिरोजाबाद तो आपने 10th में भी आपने कहानियाँ आपकी पढ़ी होंगी इंग्लिश में, हिंदी में चैप्टर में आई होंगी फिरोजाबाद की, ठीक है। बेंगल्स की कहानियाँ आया करती थी, तो आपने वहाँ देखी होंगी। फिरोजाबाद कांच के उत्पादन के लिए। और लखनऊ जो है वो चिकनकारी। अब चिकनकारी यहाँ पर एक कपड़ा है, ये कभी आप कुछ और समझे, ठीक है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए। मुरादाबाद पीतल का सामान या हस्तशिल्प, ठीक है। वाराणसी आप इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, बनारसी साड़ी या रेशमी कपड़ा। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी या फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी उत्पाद जो होता है वो लकड़ी का पर नक्काशी और फर्नीचर जो है सहारनपुर में उत्पाद होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए। कन्नौज इत्र के लिए, ठीक है। कन्नौज इत्र की नगरी कहलाती है, ठीक है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ तालों के लिए। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी। गाजीपुर गुलाब जल, गाजीपुर गुलाब जल इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। मुरादाबाद पीतल का सामान हस्तशिल्प। बरेली बांसुरी और जरी, ठीक है। और फतेहपुर आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए और कन्नौज इत्र के लिए। अलीगढ़ तालों के लिए। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। और गाजीपुर जो है गुलाब जल के लिए जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल का सामान और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। बरेली बांसुरी और जरी के लिए जाना जाता है। फतेहपुर जो है आलू के लिए जाना जाता है। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा 12वां प्रश्न है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो जिसका ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति और ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है मंगल। यानी प्रश्न है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है मंगल। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर होगा आपका शनि, यानी ऑप्शन सी। यानी सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। अब जितने भी हमारे ग्रह हैं उनके बारे में देखते हैं और जितनी भी ट्रिक हैं वो सब इसके बारे में देखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आपका अगर इस क्लास में आए हैं तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे सोल्व हो जाए और मैं इसी तरीके से मुझे सही लगा। अगर आप संशोधन चाहते हैं तो बताएं जरूर, और आपको कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताएं, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चंस के बाद आपको सारे क्वेश्चंस याद कराऊंगा 100% गारंटी के साथ। आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी गृह से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं गृह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली सभी एग्जामों में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे आकार के घटते क्रम में गिरे और फिर बाद में देखेंगे बढ़ती दूरी में गिरे का क्रम। यानी कि पहले सूर्य के बाद कौन सा गिरे, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा, ठीक है, इस तरीके से। और पहले देखेंगे हम आकार के घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं आकार के घटते क्रम में गिरे, ठीक। तो इसकी ट्रिक होगी हमारी, हम रिचार्ज से आपको रिलेट करके याद कराने की कोशिश की गई है कि 46 में अब पाएं 523 का टॉक टाइम, ठीक है। आप इससे रिलेट कर लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा ये। अब मैं आपको इसको एडजस्ट करना बताऊंगा कि आप कैसे इसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो 46 में अब पाएं 523 का टॉक टाइम, यानी घट आकार के घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। तो बात करेंगे 46 में अब पाएं 523 का टॉक टाइम। तो इसमें 46 में एक एक डिजिट जो है ना, सब आपको जैसे जितने भी डिजिट दे रखी है उनको आप जो गिरे हैं उन्हें आपको थोड़ी देर के लिए डेज के हिसाब से सोचना है कि डेज, जैसे कि आपको
आपको बृहस्पतिवार जो है वो 4 पर आता है, ठीक है, 4 नंबर पर आता है, आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, 4th नंबर पर आता है बृहस्पतिवार, तो उसी से रिलेट करना है। आपको शनि जो है वो 6 नंबर पर आता है, तो आपको उसी हिसाब से रिलेट करना है, यानी कि रीजनिंग में आप जिस तरीके से डे को आप कोड दे रखा है उसी को इसमें जोड़ करके देखें। तो अगर हम बात करें 46, यानी कि 46 पे 4 पे क्या आता है, 4 पे आता है बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार। अब यहाँ पर बृहस्पतिवार हम डे की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम ग्रह की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति गिरे जो है 4th नंबर पर। 6ठे नंबर पर शनि गिरे, या आप शनिवार आप रिलेट करके याद करने की ट्रिक है। 6 पर शनि आएगा, ए से अरुण, बी से वरुण, पी से पृथ्वी, 5 पर शुक्र और 2 पर मंगल, 3 पर बुध। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और बताता हूँ। आपको डे, जैसे रीजनिंग में डे के कोड बांट रखे, उन्हीं के आधार पर इन्हें देखना है और उन्हीं से याद करना है। तो इसमें 4 पर होगा आपका बृहस्पति गिरे, इसमें 4th पर होगा आपका बृहस्पति गिरे, और 6 पर होगा आपका शनि, ए से अरुण, बी से वरुण, पी से पृथ्वी, ठीक है। 5 पर आएगा शुक्र, 2 पर आएगा मंगल और 3 पर आएगा बुध। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा गिरे, तीसरा सबसे बड़ा गिरे, चौथा सबसे बड़ा गिरे, कोई सा भी गिरा पूछ रहे आपसे, वो सब बता देंगे आप, ठीक है। अब आएगा आपका नेक्स्ट ट्रिक, जो कि है बढ़ती दूरी में गिरे का क्रम, यानी सबसे पहले सूर्य के बाद कौन सा गिरे है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो इसमें जो ट्रिक है वो 35 पे 246, अब यानी जो टॉक टाइम 46 में अब पाए 523 का टॉक टाइम था, अब वो टॉक टाइम यहाँ पर बदल गया, यानी 35 पे 246 अब, ठीक है। तो 35 में 3 जो है वो बुध आएगा, यानी कि सबसे पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, यानी बुध का कोड जो होता है वो 3 होता है, बुध गिरे जोड़ना है यहाँ पर। शुक्र आएगा, पी से पृथ्वी आएगा, 2 से मंगल आएगा, 4 पर आएगा बृहस्पति गिरे, और 6 पर आएगा शनि गिरे, ए से आएगा अरुण, बी से आएगा वरुण। आई थिंक आपको दोनों समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ मैं इसे। 3 पर आएगा बुध, 5 पर शुक्र, पी से पृथ्वी, 2 से मंगल, 4 से बृहस्पति और 6 से शनि, ए से अरुण, बी से वरुण। बुध, 5 पर आएगा शुक्र, पी पर आएगा पृथ्वी, 2 पर आएगा मंगल, 4 पर आएगा बृहस्पति, 6 पर आएगा आपका शनि और ए पर अरुण, बी पर वरुण। तो इसके बारे में आपको बताना है कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और इसी तरह की ट्रिक आपको और भी मिलेंगी। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। ये अभी हाल ही में एग्जाम आया हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि हिंदी में पत्रकारिता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, जिसका ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 30 मई और ऑप्शन डी है 22 मई। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, और आप क्लास किस समय ले सकते हैं उसका टाइम भी बता दें, तो मैं आपको क्लास उसी वक्त लेकर के आया करूँगा। तो आप इसका जवाब दें पहले तो, कि इसका जवाब क्या होगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी है आंसर, ठीक है, यानी कि 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों मनाया जाता है, आई थिंक इसके बारे में जानते होंगे आप। जो भी बच्चा जानता है कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। 4 जनवरी ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जो कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 23 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय है जो कि 13 फरवरी को है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और अब दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न संख्या है 14। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए है मेलबर्न, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है कैनबरा, ऑप्शन डी है ब्रिस्बेन। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन सी कैनबरा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, वो कैनबरा है। चलिए अब हम अपने इंपोर्टेंट कुछ देश और उसकी राजधानी देखते हैं जो एग्जाम में आ रखी हैं।
चलिए कुछ देश और उनकी राजधानियां देखते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जापान की राजधानी है टोक्यो और रूस की राजधानी मॉस्को, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। इन सबकी ट्रिक की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि इतनी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम इसमें सारा कुछ बता नहीं सकते। सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस कुछ दिनों बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें ही। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है इसके लिए आपको, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट सारे फ्री हैं ये जितने भी हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ पर राजधानी बीजिंग है, और इटली की राजधानी रोम है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर सिटी आता है कभी कभी और सिंगापुर भी आता है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है, ठीक है। अब हम एक बार और देख लेते हैं इसको कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जापान की राजधानी टोक्यो है और रूस की राजधानी मॉस्को है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और चीन की राजधानी बीजिंग है, इटली की राजधानी रोम है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी या सिंगापुर आता है, ठीक है। वियतनाम की राजधानी हनोई और फिलीपींस की राजधानी मनीला। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है मेलबर्न और ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है कैनबरा, ऑप्शन डी है काबुल। तो इसकी जो राजधानी होगी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नहीं जानते हैं तो इसका ऑप्शन डी जो है आंसर होगा, यानी काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। चलिए हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, इसके बारे में आप बताएं। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 23 मार्च 1931, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। नहीं जानते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था 13 अप्रैल 1919 को हुआ। चलिए हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो क्या कहलाता है, इसके बारे में आप बताएं। ऑप्शन ए है जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी बल का नियम, ऑप्शन सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम बारे में बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, यानी कि ऑप्शन ए आगरा, लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर होगा बी, यानी लखीमपुर खीरी। आप मुझसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं ना, तो ये समझ लेना हाँ कि वो टॉपिक आपका जनरली कंप्लीट है, इसमें आप परेशान ना हो और आप अपना अन्य टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करें। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। ये अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इतना सरल क्वेश्चन, ठीक है, कई एग्जामों में, हाल ही एग्जामों में देखा है इसको आते हुए, ठीक है, तो इसलिए लेकर के आया। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है लखनऊ, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। जानते हैं तो, नहीं पता तो इसका आंसर होगा डी, यानी लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलिए अब अपना हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय को। चलिए दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी बताएं। और अब आपके लिए प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और गलत भी पता है तो आप प्लीज़ आप अपना जवाब देने की कोशिश जरूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपके लिए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए, जो कि है 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें और आप अपना क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करें क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में।
तो और अगर दोस्तों इस 20 क्वेश्चन में आपको सही लगा या गलत लगा, इसके बारे में आप बताएँ और आगे ये मुहिम शुरू की जाए या रखी जाए कंटिन्यू, इसके बारे में भी बताएँ और आपको ये कैसी लगी क्लास, इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें और कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वो 100% सुधार करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप वो जेन्युइन होना चाहिए और वो वाक़ई सही होना चाहिए, तो हम उस पर सुधार बिल्कुल करेंगे। और आपको क्लास लगी इसके बारे में फीडबैक देना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर उसी आधार पे क्लासेस आगे डिज़ाइन की जाएँगी। तो दोस्तों, यहाँ तक आई थिंक आप आ गए हैं तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।